दोस्तों तो वेडनेसडे को मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी ने 19,000 के लेवल को भी पार किया, लेकिन उसके बाद वो 18,999 के पास आकर क्लोज हुआ। तो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो इसी बीच काफ़ी सारे आईपीओज आ रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे एसएमई आईपीओज तो कब से आ रहे थे, लेकिन अब मेन बोर्ड आईपीओज आने का भी सिलसिला काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुका है। और यहाँ पर अभी मार्केट में ऑलरेडी 2 मेन बोर्ड आईपीओज ओपन हैं और एक और आईपीओज आने वाला है, और कंपनी का नाम है पीकेएच वेंचर लिमिटेड। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ कब ओपन हो रहा है, प्राइस बैंड कितने का रखा गया है, और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये जो आईपीओ है ये 30 जून यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 4 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 140 से 148 रुपये पर शेयर होने वाला है। लॉट साइज 100 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 379 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 270 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और रेस्ट 109 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो इसका मतलब है कि कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके साथ साथ हॉस्पिटलिटी और मैनेजमेंट सर्विसेज भी देती है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के बिजनेसेस करती है। तो सबसे पहले कंपनी ने अपने बिजनेस जर्नी की शुरुआत मैनेजमेंट सर्विसेज से की थी और कंपनी सबसे पहले एयरपोर्ट मैनेजमेंट का काम करती थी और कंपनी 18 सालों में 15 से ज़्यादा एयरपोर्ट को मैनेज करने का काम कर चुकी है। लेकिन जैसे जैसे एयरपोर्ट बिजनेस में मार्जिन कम होने लगा, यानी कि उनको प्रॉफिट कम होने लगा, तो उसके बाद कंपनी ने कंस्ट्रक्शन की ओर अपना रुख किया और उसके बाद कंपनी ने सबसे पहले अपने लिए होटल को कंस्ट्रक्शन किया। यानी कि सबसे पहले कंपनी ने अपने खुद के लिए ही कंस्ट्रक्शन किया और होटल बनाया और उसके बाद से कंपनी ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। तो अभी करेंट में कंपनी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैनेजमेंट सर्विसेज भी देती है। तो कंपनी फिलहाल काफ़ी बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, स्पा, इन सब में मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। साथ ही हॉस्पिटलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है और कंपनी के पास फिलहाल 2 अपने खुद के होटल हैं। इनके अलावा एक इनका बुटीक भी है। तो कंपनी के कुछ लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है, जैसे कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, ये इनका एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कंपनी और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो गोल्डन चैरियट ब्रांड्स के नाम से कंपनी अपने खुद के जो होटल हैं वो चलाती है। इसके अलावा कंपनी कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और साथ में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे भी काम कर चुकी है। तो कंपनी यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क करती है। साथ यहाँ पर आपने जितने भी प्रोजेक्ट देखे हैं तो उनमें साथ में मैनेजमेंट सर्विसेज और यहाँ पर हॉस्पिटलिटी का भी जो सर्विस है वो भी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी को 2 प्रोजेक्ट के लिए, जो कि दोनों गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, एक है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है नागपुर प्रोजेक्ट, इन दोनों के लिए गवर्नमेंट की ओर से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैनेजमेंट और हॉस्पिटलिटी का भी काम करती है। तो बेसिकली कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है तो उसमें आपको कुछ भी यूनिक नहीं देखने को मिल रहा है। इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जो इस तरह का काम करती हैं। लिस्टेड मार्केट में भी बात करें तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं और अनलिस्टेड मार्केट में भी छोटे बड़े लेवल पर इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो इस तरह के जो बिजनेस मॉडल हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलता है और जिनके पास भी थोड़ा सा ज़्यादा फंड होता है, यानी कि जिनके पास भी थोड़ा ज़्यादा पैसा है, तो वो कंस्ट्रक्शन की ओर फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, इस तरह के बिजनेस में लॉन्ग टर्म में आपको कुछ खास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 19 से लेकर फाइनेंशियल 22 के दिसंबर क्वार्टर तक का फाइनेंशियल दिया गया है। तो अगर टोटल एसेट की बात करें तो इसमें हमें ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में भी ओवरऑल हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। और कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़ देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 20 में 30 करोड़ और फाइनेंशियल 21 में ये 40 करोड़ देखने को मिल रहा है। और अभी करेंट फाइनेंशियल की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 3 क्वार्टर में हमें 28 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है।
नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर का जो रिजर्व है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अब बोरोइंग्स की बात करें तो इसके जो बोरोइंग्स थे वो भी हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और करंट में बात करें तो कंपनी के ऊपर 172 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो हमें ओके देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो डेट है वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। और आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो ये आईपीओ 30 जून यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 4 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 7 जुलाई रखा गया है। रिफंड डेट 10 जुलाई होने वाला है। क्रेडिट डेट 11 जुलाई होगा और लिस्टिंग 12 जुलाई को होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 100 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप 2 लाख के अंदर तक के एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यानी कि आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको अपने किसी भी एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास 4-5 अकाउंट है, जीरोधा में भी आपका अकाउंट है, एंजल वन में है, फायर्स में है, ग्रो में है, इसके अलावा और भी आपके पास मान लेते हैं कि कोई और भी ब्रोकर्स के साथ आपका अकाउंट है, लेकिन आपको उन सबके अकाउंट से यानी कि आपको अपने जीरोधा अकाउंट, एंजल वन अकाउंट और भी जो अलग अलग अकाउंट है उन सब से अप्लाई नहीं करना है। आपको अपने किसी भी एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। अगर आप अपने अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने किसी भी एक ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। अगर आप अपने अलॉटमेंट चांसेस किसी भी आईपीओ में इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से भी डीमेट अकाउंट खुलवा के उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। पीकेएच वेंचर आईपीओ की बात करें तो कल जहां इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी 1 रुपये और गिर के हमें 7 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में लॉट साइज 100 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 700 रुपये करीब एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 4 से 5% के बीच प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम हमें काफ़ी लो प्राइस पर देखने को मिल रहा है। कारण है कि जो ग्रे मार्केट में ऑलरेडी जो दूसरे आईपीओज हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, तो इसकी ग्रे मार्केट में हमें डिमांड नहीं देखने को मिल रही है। तो ग्रे मार्केट में साइन डीएलएम आईपीओ और आइडिया फोर्ज आईपीओ इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा हमें डिमांड देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से इसमें डिमांड हमें कम देखने को मिल रही है। और यही रीजन है कि इसका जो प्रीमियम है वो हमें लो प्राइस पर देखने को मिल रहा है। अब रिटेलर्स के पास फंड भी लिमिटेड होता है, तो मैक्सिमम जो रिटेलर्स हैं वो साइन डीएलएम और आइडिया फोर्ज आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, तो ऐसे में इस आईपीओ में एप्लीकेशन भी कम लगने वाले हैं। तो अब बात करें कि इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक नहीं है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए लॉन्ग टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अवॉइड करना है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो अगर इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छे प्राइस पे ट्रेड करता तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल इसका जो प्रीमियम है वो हमें लो प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आगे इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और ग्रे मार्केट में इसमें और डिमांड क्रिएट होती है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 18-20% के आसपास ट्रेड करता है, तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो मैं आपको समय समय पे अपडेट देती रहती हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जो भी अपडेट लेकर आऊँ तो वो आपको मिल जाए। और इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशंस में ऑल दबा कर रखें। और साथ ही अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।